गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 5th चैप्टर का नेम है वर्क पावर एनर्जी, या फिर हो सकता है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क हम कब कहेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड काजेज ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के अंदर कोई एक डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि हमने क्या किया है, उस बॉडी के ऊपर एक वर्क किया है। वर्क किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स। तो वर्क डन डिपेंड्स करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि एक तो हमने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया और दूसरा उस बॉडी के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। देन वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया फोर्स के, और वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एस। एस क्या है यहाँ पर मैंने लिया है? डिस्प्लेसमेंट लिया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हमने किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस डायग्राम को देखिए, ये एक ब्लॉक है जो कि ए पोजीशन के ऊपर है। मैंने इस ब्लॉक के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर एक एफ फोर्स अप्लाइड किया, तो कुछ टाइम के बाद ये पोजीशन बी के ऊपर पहुंच जाता है जो कि एस डिस्प्लेस करता है। तो वहां पर वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वर्क डन ऑन ए ब्लॉक बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। हमारे पास किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किस किस के? अप्लाइड फोर्स के एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि उस बॉडी के अंदर हुआ है, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन जब कंडीशन ये आ जाए व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक एंगल के साथ, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, वहां पर फोर्स अप्लाई कर दें। जैसे कि यहाँ पर ये एक ब्लॉक रखा, इसको मैंने एफ इधर फोर्स अप्लाई किया है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर्स को दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ेंगे, जिसके साथ जो एंगल दिया हुआ होता है तो उसके साथ एंगल बन जाता है एफ और कोस थीटा लग जाता है, और जो इसके परपेंडिकुलर वाला बच गया, फोर्स कहाँ पर होना चाहिए? बीच में होना चाहिए उन दोनों कंपोनेंट्स की। तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक हॉरिजॉन्टल का और एक वर्टिकल का। तो अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो जिसके साथ थीटा दिया हुआ है तो वो उसके साथ क्या लग जाता है? कोस थीटा, और दूसरे वाले के साथ क्या लग जाता है? साइन थीटा। ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है? कुछ टाइम के बाद बी पोजीशन के ऊपर मिलता है, मतलब क्या करता है? एस डिस्प्लेस करता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर जो अप्लाइड फोर्स किया है वो, और किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इन दोनों के प्रोडक्ट। यानी कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया है वो, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो इक्वल्स टू होगा फोर्स के। देखो फोर्स अप्लाइड क्या किया हमने? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कोस थीटा, तो फोर्स की अप्लाइड की जगह पर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? एस। देन क्या हो गया? एफ एस कोस थीटा। जहां पर कोस थीटा लग जाता है तो ये दोनों फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर हैं, जब दो वेक्टर्स के बीच में कोस थीटा लग जाता है तो मतलब उनका क्या हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट, जो कि हम 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर ये वाला लिखा जाता है पॉइंट, तो इसको हम क्या रीड करते हैं? रीड कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बीच में डॉट लग रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि प्रोडक्ट होगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन फोर्स किधर होना चाहिए? जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर अप्लाइड किया गया है, उस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो वर्क डन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव,
नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जब आपके पास बॉडी अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस करेगी तो उस टाइम के ऊपर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। देखो ये एक ब्लॉक था, इसके ऊपर मैंने इधर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। तो अगर हम जो पीछे अभी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मैंने लिया है, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू एफ एस और उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। देन वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ये हो गया। सेकेंड, नेगेटिव वर्क डन कब होगा? The work done by a force on a body is said to be negative work done when the body is displaced in the direction opposite to the direction of the force। जब आपने जो फोर्स अप्लाइड किया इस किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उस टाइम के ऊपर उन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने कोस थीटा की जगह पर 180 वैल्यू पुट की जाती है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कोस 180। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस। जो नेगेटिव है ये आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर वर्क डन कैसा हुआ है? नेगेटिव हुआ है। तीसरा हमारे पास आता है जीरो वर्क डन। नो वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया F और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। और कोस 90 वैल्यू पुट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये हमारे पास टोटल टर्म क्या हो जाएगी? इट्स इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगी। थैंक यू।